जब भी क्रांतिकारियों का जिक्र छिड़ता है, पुरुष क्रांतिकारी या राजघराने से संबंध रखने वाली महिला क्रांतिकारियों का किरदार उभर कर सामने आता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इन क्रांतिकारियों ने आज़ादी की राह में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। लेकिन उन वीरांगनाओं का क्या, जो न तो राजघरानों से संबंध रखती थीं और न ही कुलीन घरानों से उनका कोई रिश्ता था। फिर भी देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने अपना सर्वोत्तम बलिदान दिया। आज की कहानी में चर्चा महिला क्रांतिकारी कल्पना दत्त की। अभिवादन स्वीकार करिए मनीष श्रीवास्तव का। हम गुलाम नहीं हैं। अगर दुनिया में हमें गर्व से सिर ऊंचा करके जीना है तो माथे से गुलामी का कलंक धोना होगा। अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होने के लिए शक्ति संचय करो, क्रांतिकारियों का साथ दो, ब्रिटिशर्स से लड़ो और तब तक लड़ो जब तक उन्हें मिटा मत दो। अंग्रेजों को ललकारती ये बातें महज 14 साल की वीरांगना कल्पना दत्त की थीं, जिसने पहली बार चटगांव के एक विद्यार्थी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही थी। पहली बार कल्पना दत्त की इनकलाबी भाषण ने लोगों के दिलों में उनकी निडरता और गुलामी के प्रति उनकी सोच का एहसास कराया था। कल्पना दत्त का जन्म 27 जुलाई 1913 को चटगांव श्रीपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम विनोद बिहारी दत्त तथा मां का नाम शोभना देवी था। यह वही दौर था जब अंग्रेजों के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा था। गुलामी की इस फिजा में कल्पना दत्त बड़ी होती गई और उनका उद्देश्य आकार लेने लगा। चटगांव से प्रारंभिक शिक्षा हासिल करने के साथ ही देश को आज़ाद कराने की लालसा अब दृढ़ हो चली थी। 14 वर्ष की अवस्था में उन्हें पहली बार चटगांव के एक विद्यार्थी सम्मेलन को संबोधित करने का अवसर मिला। अपने पहले ही भाषण में अंग्रेजों को चुनौती देते हुए कल्पना दत्त ने कहा, हम गुलाम नहीं हैं। सिर ऊंचा करके जीना है तो गुलामी के कलंक को धोना होगा। इस भाषण ने लोगों को पहली बार उनके उद्देश्यों से परिचित कराया। साल 1929 चटगांव से हाई स्कूल की परीक्षा प्राप्त कर कल्पना दत्त ने कलकत्ता का रुख किया। कलकत्ता के बेथ्यून कॉलेज में दाखिला लिया। स्नातक की शिक्षा लेने के दौरान कल्पना दत्त क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने लगी थीं। क्रांतिकारियों की गाथाएं उनके दिलो दिमाग पर छाने लगी थीं। इसी समय उनके दो चाचा स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, जिनसे कल्पना दत्त बेहद प्रभावित थीं। स्नातक की पढ़ाई के दौरान वह छात्र संघ से जुड़ गईं। यहीं पर उनकी मुलाकात बीना दास और प्रीतिलता वड्डेदार जैसे मशहूर क्रांतिकारियों से हुई। इसी बीच 18 अप्रैल 1930 को क्रांतिकारियों ने चटगांव शस्त्रागार लूट की घटना को अंजाम दिया। इस घटना के बाद कल्पना दत्त कलकत्ता से चटगांव वापस आ गईं। इस दौरान वह सूर्यसेन के संपर्क में बराबर रहीं। कल्पना दत्त उनके इंडियन रिपब्लिक आर्मी में शामिल हो गईं और अंग्रेजों के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया। चटगांव की घटना के बाद कई प्रसिद्ध क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों की निगाहें अब कल्पना दत्त पर भी टिक गई थीं। इस समय तक कल्पना दत्त अपने काम को पूरी तरह से अंजाम देने में लग गई थीं। वह गिरफ्तार साथियों को रिहा कराने के लिए अदालत को बम से उड़ाने की योजना को अंजाम देने की रणनीति पर काम कर रही थीं। इसमें उनकी साथी प्रीतिलता व अन्य सहयोगियों का पूरा साथ मिल रहा था। सितंबर 1931 को हमला करने की तारीख तय हो गई। काम आसान नहीं था। इसके लिए कल्पना दत्त ने लड़के का वेश धारण किया, लेकिन उनके किसी साथी ने इस बात की सूचना अंग्रेजों तक पहुंचा दी। इससे पहले कि घटना को अंजाम दिया जाता, कल्पना दत्त को 17 सितंबर 1932 को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उनके खिलाफ सबूत न मिलने के कारण उन्हें रिहा कर दिया गया। उनके दोनों साथियों रामकृष्ण
और दिनेश गुप्ता को फांसी दे दी गई। इस समय तक कल्पना दत्त पुलिस की नजरों में आ चुकी थी। उन्हें पर्याप्त सबूत न मिलने के कारण रिहा तो कर दिया गया, लेकिन उनके घर पर पुलिस का कड़ा पहरा बिठा दिया गया। इस बीच कल्पना दत्त को सूर्यसेन का संदेश मिला। वह उनसे मिलने की हर संभव कोशिश में लग गईं। एक दिन उन्हें मौका हाथ लगा और वह पुलिस को चकमा देकर घर से फरार हो गईं। एक दिन कल्पना दत्त और सूर्यसेन व साथी गोशल गांव के एक मकान में छिपे थे कि पुलिस वहां पहुंच गई, लेकिन ये सभी लोग पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन और कल्पना दत्त खाना खाकर किसी काम से निकलने वाले थे कि ठीक इसी वक्त पुलिस ने उन्हें घेर लिया। यहाँ पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। 2 घंटे तक दोनों अंग्रेज पुलिस का मुकाबला करते रहे। अंत में सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कल्पना दत्त यहाँ से भी भागने में सफल हो गईं। अंततः 1933 में पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। सूर्यसेन, तारकेश्वर, कल्पना और अन्य साथियों पर चटगांव शस्त्रागार कांड के संबंध में मुकदमा चला। 12 फरवरी 1934 को सूर्यसेन और तारकेश्वर दस्तीकार को फांसी की सजा मिली, जबकि कल्पना दत्त को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उन्हें मिदनापुर जेल में रखा गया। यहीं पर उनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई। अपनी किताब चटगांव शस्त्रागार आक्रमण संस्मरण में उन्होंने लिखा कि जेल में उनसे मिलने गांधी जी आए थे। वे मेरी क्रांतिकारी गतिविधियों से नाराज तो थे, लेकिन उन्होंने कहा मैं तुम्हारी रिहाई का प्रयास जरूर करूंगा। 1937 में प्रांतीय स्वशासन लागू होने के बाद महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ ठाकुर और CF एंड्रयूज के प्रयासों से 1 मई 1939 को कल्पना रिहा हो गईं। जेल से बाहर आने के बाद वह कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सदस्य बन गईं और ट्रेड यूनियन वर्कर के तौर पर काम करने लगीं। वर्ष 1943 में उनकी मुलाकात पार्टी के महासचिव पूरनचंद जोशी से हुई और 4 अगस्त 1943 को उन दोनों ने विवाह कर लिया। विभाजन के बाद दोनों भारत आ गए। कलकत्ता में अध्यापन कार्य के कुछ दिन के बाद वह दिल्ली आ गईं। 1943 में ही बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी ने कल्पना को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन वह चुनाव जीतने में असफल रहीं। 24 सितंबर 1979 में कल्पना दत्त की बहादुरी और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को देखते हुए वीर महिला के खिताब से सम्मानित किया गया। 1975 में राजधानी में उनका सम्मान किया गया और पेंशन राशि को 2 गुना कर दिया गया। 8 फरवरी 1995 को अपने जीवन को दांव पर लगाने वाली इस वीरांगना ने दुनिया को अलविदा कह दिया।